हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं, जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम आज दूर करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका करम क्लिप्स के इस एपिसोड में, जिसको देखने के बाद आपको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। दोस्तों, महाराणा प्रताप 32 साल की आयु में मेवाड़ के राजा बने थे। आयु के इस पड़ाव तक आते आते प्रताप देख चुके थे कि मुसलमान हिंदुओं से घोर नफरत करते हैं। उन्होंने साका जोहरों को स्वयं के सामने होते देखा था। अकबर द्वारा मारे गए 40,000 हिंदुओं का शोक उनके हृदय में था। प्रताप मुसलमानों की राजपूतों में फूट डालने की राजनीति को भी बखूबी समझते थे। इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप दुश्मन की 3 गुनी बड़ी सेना के आगे भी हारे नहीं थे। हालांकि भारत और सनातन विरोधी हिस्टोरियंस ने हल्दी घाटी को प्रताप की हार बताया है। युद्ध की तैयारी। प्रताप जानते थे कि सिर्फ उनका शौर्य उनको इस युद्ध में विजयी नहीं बना सकता। इसलिए जब अकबर अपने खिलाफ हो रहे बंगाल और अफगानिस्तान में विद्रोह को नष्ट करने में लगा था, उसी समय प्रताप आसपास के सभी राजाओं को, जैसे कि ग्वालियर, भील और बाकी रियासतों से अपने संबंध गहरे करने में लगे थे। इसी बीच अकबर ने कई संधि प्रस्ताव भेजे, जिसमें मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत अपने में मिलाना चाहती थी, पर प्रताप कोई भी जवाब नहीं देते थे। यहाँ तक कि मुगलों का मजाक बनाकर दरबार से भगा देते थे। एक बार जयपुर के राजा मान सिंह अप्रैल 1573 में प्रताप के पास एक संधि प्रस्ताव लेकर आए, जहाँ उन्हें एक हिंदू होकर मलेच्छों के दरबार में बैठने के लिए भीम सिंह ने बहुत लज्जित किया और उन्हें अकबर के दरबार में 3 च के साथ भेजा गया, जिसका मतलब था चाकरी, चौथ और छोकरी। इसका मतलब था कि ना तो मेवाड़ अकबर की चाकरी करेगा, ना मेवाड़ अकबर को चौथ यानी कि टैक्स देगा, और ना ही मेवाड़ अकबर को कोई छोकरी यानी अपनी लड़की देगा। हल्दी घाटी का युद्ध। जब प्रताप ने अकबर की सारी संधियों को मानने से इनकार कर दिया, तो अकबर ने लड़ाई का मन बना लिया था, पर इस बार वो खुद नहीं आया। 18 जून 1576, वो राजस्थान की तपती गर्मी का दिन। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। प्रताप ने अपनी सेना को राणा सांगा की तरह खुले में नहीं उतारा, जिससे कि उनकी छोटी फौज को दुश्मन की बड़ी फौज के लिए मारना आसान ना हो। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप ने अपनी सेना को 3 दिशाओं में बांटा, जो कि 2 दस्तों में थी, जिनको कि हरावल दस्ता और चंडावल दस्ता कहा जाता था। हरावल दस्ते में फौज दाएं, बाएं और मध्य भाग में बांटी गई थी, और चंडावल दस्ते में भी ऐसे ही बांटी गई थी। प्रताप हरावल दस्ते के मध्य में सैनिक टुकड़ी में थे, जिनके आगे एक और टुकड़ी थी। मुगलों की फौज बड़ी थी, क्योंकि उनके साथ जयपुर के राजपूत भी लड़ रहे थे। मुगल फौज भी इन तीनों भागों में ही बटी हुई थी, जिनकी कमान मान सिंह के हाथ में थी। प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते में रामशाह तनवर और उनके दोनों बेटे झाला बीदा, झाला मान सिंह सोंगाड़ा, भामा शाह, भीम शाह और हकीम खान सूर थे। जबकि चंडावल दस्ते में पूंजा राणा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, कल्याण पड़िहार और जयमल बाछावत थे। वहीं मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे आसिफ खान, गाजी खान, राव लुंकारन, बहारा सैयद, अल्तमिश, मान सिंह और उनके रिजर्व में 2 सैनिक टुकड़ियों के साथ मौजूद थे माधो सिंह और मेहतार खान। युद्ध का बिगुल बजा और राजपूतों ने मुगलों पर आक्रमण किया। पहले प्रताप के हरावल दस्ते ने मुगलों के हरावल दस्ते पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह से उखाड़ दिया। फिर बारी आई प्रताप की, जिन्होंने अपने दस्ते के साथ सैयदों पर हमला किया और उन्हें खदेड़ दिया। फिर प्रताप आसिफ खान के पीछे आए और उनकी टुकड़ी ने आसिफ खान की टुकड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया। दोनों सेनाओं ने भीषण युद्ध लड़ा। इस पर ओझा और भट्ट अपनी किताबों में लिखते हैं, मुगलों की तरफ से अल बदुइनी भी लड़ रहा था, जिसने सोचा कि क्यों ना धनुष बाण से दुश्मन सेना पर तीर छोड़े जाएं। वो अपने जनरल आसिफ खान के पास जाता है और कहता है, हुजूर, मुझे और मेरे तीर कमान चलाने वालों को तो दोनों ही तरफ भगवा बाने दिख रहे हैं। मैं ये कैसे पता करूं कि इनमें से हमारे दोस्त कौन हैं और कौन से मेवाड़ के सैनिक हैं? यहाँ आसिफ खान अपने असली चरित्र को दिखाते हुए कहता है, तुम बिना सोचे देखे तीर चलाओ, जिसको भी लगेगा आखिर मरेगा तो हिंदू ही और इस्लाम की जीत होगी। सोचिए दोस्तों, हम आपस में अपने धर्म को भूलकर लड़ रहे थे, पर मुसलमान हमें अब भी बस काफिर ही देख रहे थे, जिसे वो मारना चाहते थे। युद्ध में वापस आते हैं दोस्तों। रामशाह तनवर और मान सिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं प्रताप ने
फतेहपुर सीकरी के शेख मंसूर पे तीर चलाया, जो कि उसके पिछवाड़े में जा घुसा, जिसके बाद शायद वो कभी सीधा तो नहीं बैठ पाया होगा। युद्ध में प्रताप ने बढ़त बना ली थी, मुसलमान मारे जा रहे थे। तभी मेहतार खान, जिसके पास रिजर्व फोर्स थी, वो बिगुल बजाता है और ये झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर एक नई सेना को लेकर युद्ध में आ रहा है। राजपूत ये सोचने लगते हैं कि नई सेना। प्रताप के पास रिजर्व सेना नहीं थी। रक्त तलाई का युद्ध हुआ, जहां 3-1 से आगे सैनिक बढ़त मुगलों के पास थी। मेहतार खान ने अपनी रिजर्व टुकड़ी भेज दी थी। खमनौर के पास एक तालाब था, जिसमें हजारों की संख्या में दोनों ही तरफ से सैनिक गिरे, जिससे वो पूरा रक्त से लाल हो गया, जिससे उस तालाब का नाम रक्त तलाई पड़ा। प्रताप ने जब ये संदेश सुना कि मुगलों की नई सेना आ रही है, तब दोपहर के 3 बज रहे थे। प्रताप को 8 जगह घाव आए थे। उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे दोबारा वो स्वयं को एकत्रित करके युद्ध लड़ सके। जैसे ही मुगलों ने देखा कि प्रताप वापस जा रहे हैं, तो आसिफ खान ने अपने धनुधारियों को प्रताप पर तीर चलाने को कहा। आसिफ खान ने एक सैनिक टुकड़ी प्रताप के पीछे भी भेजी। झालामान, जो कि कदकाठी में प्रताप के जैसे ही दिखते थे, उन्होंने प्रताप की छतरी ली और उनका हेलमेट लिया और उनकी दोनों तलवारें भी ली, जिससे कि मुगलों को लगे कि वो प्रताप ही हैं। झालामान मुगलों को काटते चले गए। उधर असली प्रताप का पीछा 2 मुगल सेनापति कर रहे थे, जिन्होंने चेतक की एक टांग काट दी थी, पर चेतक फिर भी चलता रहा। उन दोनों मुगलों के पीछे साथ में शक्ति सिंह भी थे, जो कि प्रताप के बड़े भाई थे। वो भी उनके साथ आ रहे थे। जैसे ही तीनों प्रताप के पीछे पहुंचे, शक्ति सिंह ने दोनों मुगल सेनापतियों को काट डाला और प्रताप को गले लगाया। इसी बीच चेतक नीचे गिर गया और अपनी आखिरी सांस ली। हल्दी घाटी का युद्ध दोनों ही सेनाओं के लिए भारी रहा। मुगलों ने अपने इतने सेनापति खो दिए थे कि वो भी लड़ने के बजाय पीछे हट गए। प्रताप की छोटी सेना होने के बाद भी इतनी बड़ी मुगल सेना को पीछे खदेड़ देना हल्दी घाटी में उनकी जीत ही गिनी जानी चाहिए। अगले एपिसोड में दोस्तों हम आपको बताएंगे देवेर के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था। प्रताप ने देवेर में जो पराक्रम किए, उससे मेवाड़ मुगलों के कहर से बचा रहा। तो जुड़े रहिए करम क्लिप्स के साथ और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जय एकलिंग जी।